आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट और अब हम बात करेंगे बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है। आगामी बजट को लेकर देश के अनेक वर्गों के लोगों की क्या उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो बजट आने वाला है उससे मेरी छोटी छोटी एक अर्बन फीमेल होने के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो धर्मशालाओं पे और हॉस्पिटल्स के रूम पे जीएसटी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ लोग पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं और भी कुछ रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, तो उस पर जो जीएसटी लग रहा है अगर उसमें कुछ सरकार रियायत दे सके, और जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो पैकेज्ड फूड्स पे जीएसटी लग गया है उसमें सरकार रियायत दे। और साथ ही साथ सरकार ने पीएम सूर्य घर की एक जो योजना चालू करी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने 1,80,000 तक के लोन के लिए जो बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन डिसबर्स करने की स्कीम चालू करी है, जिसमें 1,08,000 की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो बीइंग अ फीमेल और जो गृहिणियाँ होती हैं, नॉर्मली जो शहरों में घर होते हैं वो उन्हीं के नाम पे होते हैं, पर अभी भी वो जो लोन की स्कीम है वो ग्राउंड लेवल पे उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है कि हमें वो सुविधाएं और उसका जो बेनिफिट है वो तुरंत मिल सके। तो अगर इस पे भी सरकार हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा जोर दे तो हमारे लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। मेरा मोदी सरकार से इस जो बजट आने वाला है उससे ये उम्मीद है एक सैलरीड एम्प्लॉय से कि जो हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउसिंग लोन में जो हम पे करते हैं उसका न्यू टैक्स रिजाइम में अभी तक कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो उसमें आपको उसका कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मोदी सरकार से हमें यही गुजारिश है या एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें इस इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। मैं ये बताना चाहूँगी मोदी सरकार से कि 2016 में 8वां वेतन करके प्रपोज्ड हुआ था, वो अभी तक आया नहीं है, जो कि हमारे सैलरीड पर्सन जो हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता। तो मैं चाहूँगी कि मोदी सरकार इस पे काम करे और इसे लेकर आए जिससे कि जो सैलरीड पर्सन हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, उस पर कायदे से काम किया जा सके। जिन लोगों का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है, जो लोग रजिस्टर्ड हैं एमएसएमई, तो अगर रजिस्ट्रेशन है उनका एमएसएमई में तो सरकार से ये उम्मीद है कि उनको चाहे नया बिज़नेस है या पुराना है, उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया या पुराना है, उनको लोन की सुविधा दी जाए। और लोन भी ये नहीं कि कागजी कार्रवाई में सिमट के रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है लोग दौड़ते रहते हैं और उनका काम ही नहीं होता है, आज तारीख दी गई कल आइएगा परसों आइएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, तो उसको लोन फास्ट ट्रैक के उस पे दिया जाए कि काम जल्दी से जल्दी हो और उनको फंसाया ना जाए कि बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं लोग और नहीं हो पाता है। फिर आखिरी में कोई कोई तो हार मान के बैठ जाते हैं, किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो उम्मीद ये है कि जिस काम को शुरू किया जाए, सरकार जो योजना निकाले उसको कायदे से और मतलब पूरी तरह से वो सफल हो, उसके लिए उनको बहुत जल्दी से जल्दी काम करवाने की कोशिश करनी चाहिए। बजट से आई एम अ यूथ, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, सो मेरा बजट से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन पे आता है। गवर्नमेंट ने इस साल एजुकेशन के लिए 1,13,000 करोड़ रुपीज़ अलॉट किया है, बट इन माई हम्बल ओपिनियन इतना पैसा आई डोंट थिंक सो एजुकेशन में आता है। इफ यू गो इनटू द टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़, उधर जो केंद्रीय विद्यालय के कंडीशंस है वो कंडीशंस इतने अप टू डेट नहीं है। सो द मेन थिंग द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू द यूथ। एंड मी बिलोंगिंग फ्रॉम माई टीयर 1 सिटी जो कि मुंबई से हूँ, टीयर 1 सिटीज़ में स्टूडेंट्स और यूथ के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। मुंबई में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज है मुंबई में। मेन अपॉर्चुनिटी जो हर एक युवा के पास इंडिया में है वो है स्टॉक मार्केट। अगर आप इंडिया के स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो सालाना सिर्फ 3% इंडियन पॉपुलेशन ही स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। लॉकडाउन के बाद मोर देन 2 करोड़ नए डीमेट अकाउंट्स आए हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स आए, इसमें से ज़्यादा डीमेट अकाउंट शहर में ही है, जिसमें से 14% युवा है। तो गवर्नमेंट को अपना बजट एलोकेशन थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ करना चाहिए ताकि वो बच्चों को स्टॉक मार्केट के बारे में स्कूल्स में सिखा सके। एजुकेशन जो एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड प्ले करता है हर एक जगह, तो उसके अंदर 2 फैक्टर्स जो मुझे लगता है पर्सनली होने चाहिए। पहला, रीजनेबल एजुकेशन।
अगर हम देखें तो फर्स्ट से 10th, सिर्फ 10th तक का एजुकेशन की बात करूँगा, जो एक मेजर एजुकेशन होता है उसका अगर बहुत अच्छी स्कूल लाविश स्कूल में भी नहीं जाए और एक नॉर्मल जो अपर मीडियोकर सोचता है कि इतनी अच्छी स्कूल में तो मेरे बच्चे या मेरी बच्ची पढ़नी चाहिए, सो उसका खर्चा है 30 लाख रुपए, ट्यूशन फीस, बस, यूनिफॉर्म्स, उसको रीजनेबल होना चाहिए। क्योंकि इफ़ अ पर्सन इज स्पेंडिंग 30 लाख रुपीज़ ऑन एजुकेशन, सो वो अपने लिए क्या बचा रहा है, अपने फ्यूचर के लिए क्या बचा रहा है, क्या इन्वेस्ट कर रहा है। बिकॉज बहुत बड़ा इंडिया का यूथ है और बहुत बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन है जो इतना नहीं कमाता है कि 30 लाख रुपीज़ 10 ईयर्स में खर्चा करने के बाद वो और बचा सकते हैं। रूरल एरियाज़ में ही वो लोग छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट का कुछ कर सकते हैं, आइदर गिवन स्यूइंग और पैड बनाना सिखा। आपने पैडमैन की मूवी देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार ने उनको फ्रीबीज दिया था, उनको पैड दिया था, बट साथ में ही उन्होंने मतलब वो जो विमेन है उनको पैड बनाना सिखाया था। तो ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ फ्रीबीज ना दे, क्योंकि आप फ्रीबीज दे रहे हो दैट मीन्स दैट आप पॉवर्टी हाईलाइट कर रहे हो इंडिया की। ओके, फ्रीबीज देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट आई वुड से दैट पैड्स दो, लेकिन उसके साथ साथ आप उनको बताओ भी, उनका अवेयरनेस करो एंड उनको बताओ कि ओके ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उनको एम्प्लॉयमेंट दो बेसिकली। इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन है कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि स्कूलिंग इंडिया से कर ली, थोड़ी सी पढ़ाई हो गई, पर उसके आगे कॉलेजेस का क्या। इंडिया में कॉलेजेस में उतना रिजर्वेशन या उसकी वजह से जो वो हट जाता है कि जनरल वाले नहीं, तो ज़्यादातर लोग फिर बाहर आईवी लीग कॉलेजेस या और बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। तो अभी का जो एजुकेशन के लिए बजट देखा जाए तो उसमें 19.56% राइज है पिछले साल से कंपेयर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने देखी गवर्नमेंट ने, पर ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको कितना भाग में दिया जाता है हर एक सेक्टर्स में, मतलब एजुकेशन में हर एक चीज़ में कैसे डिवाइड किया जाता है, वो डिपेंड करता है। हमारे प्रदेश में नौकरी की समस्या, इसलिए वहाँ पे कुछ रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग को महाराष्ट्र आना पड़ता है, वरना योगी सरकार और एक बार आ जाए तो फिर हम यहाँ पे आना कम ही कर देंगे इस बार। हाँ, बनाना चाहिए वहाँ के लिए रोजगार। अभी मैं ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे मुंबई में ही बेच रहा हूँ, इसमें नौकरी नहीं कहीं, इसलिए मैं अपना धंधा कर रहा हूँ खुद का। सरकार को आप लोगों के लिए बनाना चाहिए योजना कुछ ना कुछ। आप कहाँ से हो सर? राजस्थान। काम न करने की नौबत है? नहीं, शुरू से पहले से यहाँ पे मुंबई में जॉब करते हैं, इसके लिए यहाँ पे करना पड़ता है। कितने सालों से हैं आप? मेरे हो गए 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से ऊपर। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिलता है, गाँव में मिलता है, गाँव में सब कुछ मिलता है। पीएम आवास योजना में मेरा मकान भी आया है। तो क्या आप सरकार की योजनाओं में क्या कहोगे? ठीक है, अभी राजस्थान की योजना जो भी है ठीक चल रही है। हाँ, खेती वाले पैसे भी आते हैं, पीएम योजना वाले भी आते हैं, आवास भी मिला है, कुल मिला के ठीक है। अभी की सरकार, बीजेपी की सरकार ठीक है। आप लोग कहाँ से हो? हाँ, हम एमपी से, रतलाम। हाँ, रतलाम से। नाम बताओ। बबलू गुजर। ठीक है, कितने साल से मुंबई में? इधर 17 साल हो गए। क्या करते हो? यही चाय का धंधा चौपट पे। तो क्यों नहीं अपनी जगह पे क्यों नहीं करते? उतनी कमाई नहीं है? अपनी इधर जगह किधर मिलेगी, इधर जगह थोड़ी मिलती है क्या? नहीं मिल रहा है। वो बोलते हैं सिर्फ 5 लाख का बनाया, कोई अस्पताल में फायदा नहीं है उसका, कोई भी फायदा नहीं। आप लोगों को क्या चाहिए? सरकार आप लोग के लिए क्या करे बजट में? कुछ नहीं कर रही है सरकार हमारे लिए, कुछ भी नहीं कर रही है हमारा, उधर सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सब योजनाओं को लेके क्या कहोगे? सरकार की जो आवास, पीएम आवास योजना है या आयुष्मान भारत योजना है, ऐसी योजनाएं जो गरीबों को मिल रही हैं, तुम लोगों को हासिल हुई हैं, तो क्या कहना चाहोगे सरकार की इन योजनाओं को लेके, और क्या सरकार कर सकती है? उसके हिसाब से ठीक है। सरकार जो घर दे रहा है सबको, तो गरीबों को घर दे रहा है तो गरीबों के लिए ठीक है। कहाँ गरीबों बोल रहे हैं कि भलाई नहीं करता, भलाई तो करता ही है। चौल गाँव गेहूँ ये सब तो मिलता ही रहता है। आपको घर मिला? मिला। और क्या लाभ चाहिए सरकार का? क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सरकार जो दे रहा है वो ठीक ही दे रहा है। आप क्या बोलेंगे? रोजगार यूपी में होता तो हम यहाँ से थोड़ी आते हैं, अब रोजगार नहीं है तो ये यहाँ आ रहे हैं। आपकी कमाई कितनी कर लेते हैं? कितना बचा पाते हैं? कितना खर्च करते हैं? क्या है उसके बारे में बताइए। कमाई वही है कि बस खाना पीना, बस वही इतना है, और कितना कमाई है, कमाई तो सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? आपका वर्ग कितना, मतलब सरकार वही करे, रोजगार दे तो हमें आना 100 रुपये
सरकार तो ध्यान तो देना है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही ना। अब महंगा तो बहुत पड़ता है, अब जितना कमाओ उससे आधा खर्चा हो जाता है यहीं पे, अब बचेगा वही तो देंगे। सरकार अगर हमारे लिए वहाँ हर सुविधा देगी तो हम लोग वहाँ काम करेंगे। वहाँ भी अपना जैसे 10 रुपया यहाँ कमाते हैं वहाँ 5 ही कमाएंगे तो 5 में पूरा होगा। यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, अपना किराया भाड़ा हर चीज़ खाना पीना सब उसमें चला जाता है पूरा, तो पूरा कहाँ होता है। दाल में नमक जितना है उतना ही चलता रहता है। जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नाम बताइए। रमेश कुमार सरोज। ठीक है रमेश जी, बताइए। जी सर, हमें जो है उत्तर प्रदेश में अगर लाइट की व्यवस्था अगर बेहतर मिले, जो हमारे मुख्यमंत्री हर बार सरकार जो बनती है बोलते हैं रोजगार देंगे, मतलब ना रोजगार देते हैं ना कुछ देते हैं, खाली वैकेंसी निकालते हैं जो वो भी लीक हो जाती हैं। और उसके बाद हमें 1500 किलोमीटर चल के यहाँ जो है मुंबई आना पड़ता है, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ मतलब अपने यहाँ से आके यहाँ काम करते हैं। अगर हमें वहाँ अगर लाइट की व्यवस्था अगर बेहतर मिले तो हम लोग ये काम जो यहाँ कर रहे हैं मुंबई में हम वहाँ कर सकते हैं। आगामी बजट को लेकर सर्विस क्लास लोगों और व्यापारियों से भी हमने बात की। उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको दिखाते हैं। Frankly speaking, this time this government at least should give the benefit to employee. आपने देखा रहेगा लास्ट जो है 4-5 साल से कुछ नहीं, कुछ बढ़ाया ही नहीं, तो ये टाइम तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ये गवर्नमेंट का लास्ट ईयर है 5 साल, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ करके जा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन है। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आप देखोगे तो बहुत हाई है, उसका पर तो जो नेसेसरी जो आइटम है उसके ऊपर जरूर मोदी गवर्नमेंट सोचना चाहिए। तो मिडिल क्लास का एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बीच में बढ़ा था आप देखोगे 9% तक 10% तक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6 to 7% तक जाना चाहिए एटलीस्ट। तो मिडिल क्लास जो एम्प्लॉई है जो उन लोग इजीली अपना घर ले सके इंटरेस्ट पेमेंट करके। बजट में तो नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल जो सैलरी है उनको ये कि जो होम लोन जो इतना हाई करके रखा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ करना चाहिए। प्लस हर चीज़ें महंगी होती जा रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट को डेफिनेटली हमारे बारे में सोचना चाहिए। जो कॉमन चीज़ें हैं, यस, जो लाइफ लिविंग जो कॉमन चीज़ें हैं उसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को 100% करना चाहिए। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आज गवर्नमेंट एक साइड में स्पीच दे रही है कि इंडस्ट्री को फ्रीडम दे रही है बिजनेस करने के लिए, और बट वो सारी चीज़ें जो ना बोलने के लिए और एक है और एक्चुअल फैक्ट अलग है। आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज को हो रही है, आप पूछ रहे थे जो अननेसेसरी अनवांटेड मिडिल इंडस्ट्री उनको बहुत सफ़र हो रहा है मैडम। इसके लिए हेल्थ केयर पे बजट एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी नेसेसिटी होती है, तो हेल्थ केयर पे अगर बजट बढ़ाया जाए तो मे बी दैट कुड बी अ लिटिल बेनिफिशियल। सो व्हेन कोविड फाइनली हिट वी रियलाइज दैट इट इज़ क्वाइट अ बिग लूप होल एंड द बजट दैट इज़ बीइंग एलोकेटेड टू हेल्थ केयर इज़ नॉट what we saw when COVID finally came. So I think that maybe when we invest properly in health infrastructure, so next time maybe a COVID hits, then we'll be better prepared. बजट में सबसे पहला ये आम लोगों के लिए करे, पेट्रोल की कीमत कम करे, जो लोगों का आजकल इतना महंगाई चल रहा है, आम लोगों मतलब जी नहीं सकते। इस बारे में सरकार ने सोचना चाहिए गरीब लोगों के, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सरकार से कोई आशा ही रख नहीं पा रहे हम। जो बजट है वो बजट एक कॉमन मैन के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर द अपर क्लास पीपल बट इट शुड बी फॉर अ कॉमन मैन, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ इट शुड बी गिवन, बिकॉज महंगाई इतनी बढ़ी हुई है तो जिसमें बहुत सारी तकलीफें हैं। इवन दो आप सिलेंडर्स में ये सब्सिडी वगैरह छूट देने के बाद में भी जो है उनका मंथली बजट बहुत गड़बड़ा जाता है। टैक्स लिमिट कम से कम 6 लाख होना चाहिए, जो अभी 2.5 लाख है ना, सीनियर को 3 लाख है, तो ये 3 लाख में क्या होने वाला है, 6 लाख होना चाहिए। बजट ऐसा पेश करेगी जिससे कि गरीबों को फ़ायदा हो, चीज़ें सस्ती हों, सबको सुकून मिले थोड़ा सा। इस टाइम पर हालत ख़राब है, खर्चे चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, ये सब बहुत हालत ख़राब है। बस जैसे चल रहा है वह चल रहा है, तो सरकार थोड़ा ध्यान दे बजट पे, अच्छा बजट दे जिससे कि गरीबों को थोड़ी राहत मिले। जी कहना चाहता हूँ। बजट से कोई उम्मीद नहीं है, बजट से पहले ही
ऑलरेडी सब कुछ महंगाई जो है आसमान पर है, जिसके अंदर आप सबसे पहले हम डाटा और आटा की बात करते थे। आज डाटा 20% इंक्रीज़ हो चुका है जियो का, और अभी ये स्कूल फीसिस हैं, स्कूल फीसिस में भी 20% की ग्रोथ आ चुकी है। तो सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी देखें क्या होता है। हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में ऐसा कोई दिक्कतें होती होगी, उसमें कोई रियायत चाहिए होगी आपको सरकार से, कोई जीएसटी वगैरह में रियायत वगैरह? जीएसटी में रियायत चाहिए, महंगाई जो है वो आसमान पर ही है, बाज़ार में फुटफॉल जो है बहुत कम हो चुका है, तो यही सब है। मेन जो एसेंशियल्स है, डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आम पब्लिक की, तो वो चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी वो है। बाकी ये टैक्स रिबेट ये इससे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपकी डेली नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी तो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब कोई भी चीज़, अब आज की डेट में कोई भी पॉलिसी जाओ 160, 70, 80 से कम की डाल नहीं है कोई। एक आम आदमी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो। तो मेन चीज़ें ये हैं। टैक्स रिबेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्लैब है, स्लैब चेंज हो जाएगी, 1,50,000 रुपये प्लस करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आम लेमैन को फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेन तो डेली ज़रूरत की चीज़ है, गैस सिलेंडर है, जहाँ पब्लिक को राहत मिले, एग्जैक्टली जो कंक्लूजन वाला काम है। बजट का बात है कि पहले भी इनको जो इनकम टैक्स देते हैं रिबेट इनको देनी चाहिए, ज़्यादा देनी चाहिए, और ख़ास करके सीनियर सिटीजन को और भी ज़्यादा देनी चाहिए। बाकी जो है टैक्स वगैरह भी जो है, जीएसटी जो लगाते हैं, जीएसटी में इतनी कपड़े के ऊपर पहले कभी किसी टाइम में मैंने कभी देखा नहीं जीएसटी लगा दी, अपने कपड़े के ऊपर भी लगा दी, ये भी बहुत गलत बात है और इसके ऊपर हटानी चाहिए इनको, कपड़े के ऊपर से जीएसटी हटानी चाहिए। ठीक है, रेडीमेड के ऊपर लगा लें लगवा, लेकिन कपड़े के ऊपर तो हटानी चाहिए। बाकी तो गवर्नमेंट जो है चाहती है, और यहाँ पर जो टैक्स लगाते हैं ये सफाई है नहीं, कहीं लगाते नहीं हैं, ग्रेटर सीवर जाम रहते हैं, रोड ठीक नहीं होती, पटरी जो लगती है यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा पटरी लगती है, क्योंकि ये तो नॉन स्कर्टिंग जोन है, यहाँ तो पटरी लग ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यहाँ पर, इसके बावजूद भी जो है यहाँ पटरी लगती है। अब थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि जो है वो जज जो आई है बड़ी हार्ड है, काफ़ी सख्त है वो, उसकी वजह से थोड़ी कम लग रही है, लेकिन पटरी तो उतनी लगती है कि यहाँ पर कस्टमर को आने में तकलीफ होती है। जी, सरकार से उम्मीदें ये रखता हूँ कि इस आम बजट जो अभी पेश होने वाला देश का, इसमें हमारे माननीय सीतारमण जी को चाहिए कि गरीबों का हित को देखते हुए बजट ऐसा पेश हो जो जनहित के हक में हो। और जो जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, तो व्यापारियों के लिए जीएसटी की जो सुविधा उसमें थोड़ा कम किया जाए तो उनसे व्यापारी का फायदा होगा। कैसी कमी चाहते हैं? उसमें थोड़ा जीएसटी में जो अभी 18% है, 9% है, इसमें थोड़ा सा और कमी किया जाए तो इससे गरीबों का भला होगा, इससे दुकानदारों का फायदा होगा और थोड़ा ग्रोथ होगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही मार्केट का काम अच्छा नहीं है, मार्केट अभी बहुत दिन नीचे जा रहा है, कुछ लोगों को पैसे नहीं है पास में, तो देश समझिए हमारा गरीबी से जूझ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो बजट हो बिल्कुल गरीब के हित का ध्यान रखते हुए देश का बजट पेश होना चाहिए। तो बजट को लेकर देश की क्या उम्मीदें हैं, अलग अलग वर्गों से यही जानने की हमने कोशिश की है। हमने आपको दिखाया कि छोटे व्यापारी क्या सोच रहे हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है, सर्विस क्लास, महिलाएं, युवा क्या सोचते हैं। अब बात कर लेते हैं उद्योग जगत की। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष से बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने। क्या कहना है उनका, दिखाते हैं आपको। आपके वित्त मंत्री के साथ मुलाकात हुई, आपने एक प्रेजेंटेशन भी किया है, आपने एक प्री बजट मेमोरेंडम दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, फिक्की की तरफ से मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्री बजट कंसल्टेशन था तो वहाँ पे मैं आई वाज प्रेजेंट, और ख़ास करके जो हमारे सजेशंस थे वो एक तो ज़रूर इंफ्रास्ट्रक्चर के और ध्यान देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, और पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस कर रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम पे इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, और उसका कई बेनिफिट्स भी होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी स्पेंडिंग होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है।
तो और जैसे आपने सही बताया कि इंटरिम बजट में 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की आउटले थी और हमारी यही मतलब रिप्रेजेंटेशन रहा है कि जो फुल ईयर की बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान मेंटेन किया जाए और द आउटले कैन बी इंक्रीज बाय फर्दर 25% और सो। उसके अलावा हमने एग्री सेक्टर के बारे में भी बात किया है, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस को खासकर ध्यान में रखकर, और बिकॉज़ अगर आप इन्फ्लेशन की तरफ नज़र लगाएंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादातर हैज़ बीन अंडर कंट्रोल, बट फूड इन्फ्लेशन फिर भी थोड़ा सा हैज़ रिमेन्ड something to be continuously monitored. So from that point of view, climate resilience और कुछ और steps जो हमने recommend किया है for the agricultural sector, उसके अलावा MSME sector के लिए काफ़ी schemes हैं जो MSME sector को hand holding करते हैं, लेकिन खास करके जब sustainability की बात की जाए तो that's a very important priority because we are talking about not just growth but inclusive and sustainable growth. और sustainability में especially when it comes to smaller entities, MSMEs, तो उनको कैसे और थोड़ा मतलब वो transition में help किया जा सकता है।